हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का टॉपिक डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। जिन्होंने डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहला वीडियो देख लें। उस वीडियो में हमने बताया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उस चीज़ को ज़रूर पढ़ ले ताकि ये वीडियो समझने में आपको थोड़ा इजी हो जाए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या कहती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ़ वी interchange rows and column, the value of determinant remain same। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो कहता है इफ़ वी इंटरचेंज, तो हमें हाईलाइट करना चाहिए किन चीज़ों को इंटरचेंज किसको कर रहे हैं हम? रोज़ एंड कॉलम, यानी कि रोज़ को हम किस में इंटरचेंज कर रहे हैं? कॉलम के अंदर इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंटरचेंज करना है किसको? रोज़ को और कॉलम को। रोज़ को किस में बदलना है? कॉलम्स में बदलना है, और कॉलम्स में ऐसे बदलेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अभी मेरे को नहीं लगता आपको ये प्रॉपर्टी ऐसे समझ आई होगी, तो इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको रब कर देते हैं। बस ये जो हाईलाइटेड है इनको याद रखिएगा। इंटरचेंज, रोज़ कॉलम, वैल्यू, डिटर्मिनेंट सेम। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, वो कह रहा है कि आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है किसको? रोज़ को किस में बदलना है? कॉलम्स में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, और बी मैट्रिक्स क्या कहेगा? ये जो रोज़ हैं इनको हमें किस में चेंज करना है? कॉलम्स में चेंज करना है। तो रो को क्या हो जाएगा? कॉलम्स में, तो 1 2 3 कॉलम बन जाएगा, 4 5 6 कॉलम बन जाएगा, और फिर 7 8 9 कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। रोज़ को किस में बदल दिया? कॉलम्स में बदल दिया। तो वो कहता है ऐसे में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम होगा। तो हम ये मानते हैं अगर डिटर्मिनेंट ए एक्स है, कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो तो सॉल्व करने पे हमें वैल्यू पता लगेगी, फ़िलहाल हम x मान लेते हैं। तो वो कहता है अगर डिटर्मिनेंट है ए एक्स आ रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स आया आपका, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसका डिटर्मिनेंट भी x होगा, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होंगी। ठीक है, अब इसको अगर हम इसी लाइन को अगर हमें एक लाइन में लिखना होगा, ठीक है, इतना बड़ा जो हमने 3-4 लाइन का एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको अगर एक लाइन में लिखे तो हम क्या कह सकते हैं? बहुत सिंपल है, इजी है। वो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ए डैश क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, ट्रांसपोज। ये होता है ट्रांसपोज। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ये हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में पढ़ा है। जिन्होंने मैट्रिक्स नहीं देखा है वो एक बार मैट्रिक्स ज़रूर देख ले कि ए डैश ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी कुछ नहीं है, बी जो है वो ए का ट्रांसपोज ही है, क्योंकि ट्रांसपोज में हम रोज़ को किस में बदल देते हैं? कॉलम्स में बदल देते हैं। तो हमने बी कैसे बना? हमें बी ए का ट्रांसपोज करने पे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसको अगर एक लाइन में हमें याद रखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी।
ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको रब कर देते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है इफ़ 2 रोज और स्लैश का मतलब होता है और कॉलम आर interchanged, then sign of determinant changes। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी, उन सिमिलैरिटीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि 2 रोज कॉलम्स इंटरचेंज साइन डिटर्मिनेंट चेंज। अब इंटरचेंज तो हमने फर्स्ट में भी किया था, तो अब ये सेकंड प्रॉपर्टी में ऐसा क्या फ़र्क है? तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है, 2 रोज और कॉलम्स। यहाँ पर हम या तो रोज़ लेंगे या फिर कॉलम्स लेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था उसमें हमने रोज़ को किस में बदला था? कॉलम में बदला था। जो इंटरचेंज किया गया था रोज़ को कॉलम्स में किया गया था, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमें या तो रोज़ को इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम्स में इंटरचेंज करना है, ठीक है। ये स्लैश जो है ये बहुत बड़ी डिफरेंस है, इस स्लैश को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटरचेंज हमें रोज़ को करना है और कॉलम को करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा पहले वाले के साइन से चेंज हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ ए है हमारे पास, या हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा, रो कॉलम को इंटरचेंज करना है और साइन डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ए लिया हमने सपोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको क्या करना है? रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट रो को और थर्ड रो को, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने पे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको हमने बी नाम दे दिया। तो ये मिल गया आपको 7 8 9 4 5 6 1 2 3। हमने क्या किया? फर्स्ट रो और थर्ड रो को चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो क्या कहता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो x है, हमने मान लिया इसका वैल्यू x है, तो वो कह रहा है जो नया मैट्रिक्स आया है b, उसका क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, बस प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू सपोज़ -x होता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? x हो जाता। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप रोज़ को चेंज कर देंगे तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ कॉलम के साथ है, ठीक है ना। अगर यही मैट्रिक्स ऐसे होता, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर अगर हम कॉलम को इंटरचेंज करते तो ये बी मैट्रिक्स क्या बनता आपका? 3 6 9 2 5 8 1 4 1 4 और नीचे आता 7। ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रोज़ को चेंज करें चाहे कॉलम्स को चेंज करें, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज कर लेगा अपने साइन को। आई होप ये सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप रोज़ को या कॉलम को चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो, उसका जो है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक है। कोई भी 2 रो या कॉलम जो है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आइडेंटिकल का मतलब होता है
सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। ये वाली प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर जो हाईलाइट करने वाली बात है उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं 2 रो कॉलम होने चाहिए आपके पास, और वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल होंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। अब इस क्लियर स्टेटमेंट में समझ भी आ गया होगा कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम हुए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जल्दी समझ आएगा। इसको रब कर देते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं, क्या हो रहा है। हमने एक मैट्रिक्स लिया A 4 7 8 1 2 3 4 7 8। ठीक है, ये देखिए आप, इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है वो सेम है, तो ऐसे में डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर सपोज़ कॉलम सेम हुआ तो एक और एलिमेंट, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं B 1 2 3 4 5 6 1 2 3। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को हमने सेम कर दिया, तो डिटर्मिनेंट B क्या हो गया, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमेशा याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट आप बिल्कुल आँख बंद करके इसको आंसर आप ज़ीरो लगा सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। वो कहते हैं कि इफ़ ईच रो एलिमेंट is multiplied by a constant k। हमने एक कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही होगा, कोई भी एक फिक्स वैल्यू ले लीजिए, 5 6 7 10 11 12 कुछ भी ले लीजिए, हमने उसका नाम k दे दिया है। ठीक है, हमने हर रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। ठीक है, हर रो के एलिमेंट को हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, वो भी इनटू k होगा। तो यहाँ पे जो हाईलाइट करने वाली बात है वो क्या कह रहा है, ईच रो एलिमेंट, जितने भी रो के एलिमेंट है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, कांस्टेंट से। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, k से हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स है इनको याद रखेंगे, रो होने चाहिए, सारे रो के एलिमेंट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, कांस्टेंट से, और तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, k से। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा हमें। इसको रब कर देते हैं। तो एग्जाम्पल हमें कहता है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने मान लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, x है। कोई एक वैल्यू है डिटर्मिनेंट a की, उसका आंसर कितना आएगा, x आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक कांस्टेंट लिया हमने और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब आप देखिए ये एक नया मैट्रिक्स बन गया हमने, क्योंकि इस पूरी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है B,
ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या बन गए, इसके ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 3, इसको हाईलाइटेड लिख लेते हैं। ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है बी, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा 3x होगा, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स आया है, अगर हम रो के हर एलिमेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट x था, अब डिटर्मिनेंट क्या हो गया 3x, क्यों, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आई होप ये चारों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब इस प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर हमें दो चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, उसको हम देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं तो हम देखते हैं नोट बहुत ज़रूरी है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले नोट क्या कहता है कि आप जो है उस कॉमन फैक्टर को, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम वन रो और कॉलम, ठीक है। हम उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही देखेंगे। हमारे पास क्या आया था 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसको रब कर देते हैं, साफ लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, 4 5 6 7 8 9। ये हमारा जो है वो मैट्रिक्स था जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी पढ़ा। हमने क्या किया था, हर रो के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। वो कह रहे हैं कि आप उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 3 है, तो हम इस 3 को क्या करेंगे, हम इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको रब कर देते हैं, दोबारा से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझ आ जाए। जो b है हमारा, ये b कैसे बना हमारा 1 इंटू 3, b जो है ये बना था हमारा 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कॉमन फैक्टर है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसको बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ये देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स ए था और इसका डिटर्मिनेंट कितना था x था और बाहर क्या है 3, इसीलिए ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था। आई होप अब आपको फोर्थ पॉइंट और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 नोट का। अब हम देखते हैं नोट का पॉइंट नंबर 2। इस चीज़ को रब कर देते हैं। नोट का पॉइंट नंबर 2 वो कह रहे हैं कि इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज आर प्रोपोर्शनल, इफ corresponding elements of 2 rows or columns are proportional। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन सेम रेशो, ठीक है। प्रोपोर्शनल जिसको समझना है तो वो समझ सकते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन सेम रेशो। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2।
यानी कि इसमें हाईलाइट देख लेते हैं। हाईलाइट करने वाली क्या बात है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दो रो के या फिर कॉलम के अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हमें जल्दी और इजीली समझ आएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है किसी भी उसके, वो दो रो होनी चाहिए या फिर दो कॉलम होने चाहिए। अगर वो प्रोपोर्शनल है, सेम रेशो में है, तो हम कह सकते हैं कि उनका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एग्जांपल लिया हमने, ए ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम 1 1 1 लिख लिया यहाँ पर हमने लिख लिया ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सपोज़ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का रेशो निकालें, ठीक है, तो इसका रेशो क्या आएगा, 1/a प्लस बी, यही रेशो आएगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल हो जाएंगे सब, ठीक है। तो ऐसे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के अगर एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम रेशो में है, ये रेशो है, ये जो हमने निकाली है ये रेशो है, ठीक है, तो ऐसे में उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों नोट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये दोनों नोट भी आपको याद रखने हैं। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इफ़ सम और ऑल, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम are expressed as sum of two or more terms, then डिटर्मिनेंट के लिए मैं डी टी लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट, डी टी का मतलब है डिटर्मिनेंट। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 5। थोड़ा बड़ा है, हो सकता है आपको समझ भी ना आया हो, तो पहले हाईलाइट कर लेते हैं पॉइंट्स को। सम कुछ या फिर ऑल एलिमेंट्स, या फिर सारे एलिमेंट्स, किसके, रो या कॉलम के, ठीक है। वो कह रहा है या तो आप थोड़े एलिमेंट ले लीजिए रो के, ठीक है, या फिर सारे एलिमेंट ले लीजिए रो के या कॉलम के, कोई भी हो सकता है। और अगर आप उनको सम ऑफ टू और मोर टर्म्स लिख रहे हैं, तो जो डिटर्मिनेंट है उसको भी आप सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी आई होप ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। बस आपको इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद रखना है। रो और कॉलम को आपने सम मतलब 2 या 3 को जोड़ के बनाया गया है, तो डिटर्मिनेंट भी 2 और 3 डिटर्मिनेंट को जोड़ के बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको रब कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है, सपोज़ आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने इसको लिखा है a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, d e f g h i।
तो अब आप ये देखिए, आपने फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है, ठीक है, आपने इनको क्या लिखा है, कुछ प्लस में लिखा है, सम लिखा है, ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस। तो आपने इनको दो टर्म प्लस कर दिया, आपने उसमें लिखा है ना टू और मोर टर्म्स, तो आपने क्या किया, टू टर्म्स को आपने प्लस कर दिया, दो संख्याओं को आपने जोड़ा है हर रो के एलिमेंट में, ठीक है। तो वो कहता है इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो प्रोडक्ट सम होगा दो डिटर्मिनेंट के। तो इस मैट्रिक्स को हम दो डिटर्मिनेंट में भाग दे सकते हैं, मतलब दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं हम इससे। पहला बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बन गया पहला डिटर्मिनेंट। और दूसरा डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस 2x 2y 2z डी ई एफ जी एच आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो दो डिटर्मिनेंट का सम बन गया है, ठीक है। यानी इसको हम, इसका डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बन सकता है अगर हम इसको डेल्टा बोले तो, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है ये बन गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो दो डिटर्मिनेंट का सम बन गया है। तो वो प्रॉपर्टी 5 यही कह रही है कि अगर आपके पास रो के हर एलिमेंट को या कॉलम के हर एलिमेंट को अगर आप दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का जोड़ बनाएं, ठीक है, तो आप उन सबको तोड़ सकते हैं। और तोड़ने के बाद आपको जितनी जितनी नए नए मैट्रिक्स मिलेंगे उन सब का डिटर्मिनेंट जो होगा वो प्लस करेंगे तो वो बड़े वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि इफ़ वी परफॉर्म एनी ऑफ दीज ऑपरेशंस, जैसे कि आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, या फिर सी आई बराबर है सी आई प्लस के टाइम्स सी जे के। ये वाले जो ऑपरेशंस है ये हमने इन्वर्स निकालने के लिए किए हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में 3.4 में, एक्सरसाइज 3.4 में हमने इन्वर्स निकाला है। इन्वर्स निकालने के लिए हमने इस तरह के ऑपरेशंस को यूज़ किया, जैसे R1 बिकम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2, ये कॉलम 1 बिकम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C3, इस तरह से हमने ऑपरेशंस किए हैं। तो वो कह रहा है अगर आप इस तरह के कोई भी ऑपरेशंस करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको क्या याद रखने की ज़रूरत है, ये ऑपरेशंस, अगर ऐसे कोई ऑपरेशन है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस है इनसे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो एग्जांपल क्या कहता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, सपोज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसके अंदर एक ऑपरेशन किया, R1 बिकम्स R1 प्लस के टाइम्स R3, हमने एक ऑपरेशन किया नॉर्मली। तो उससे क्या मिल गया, हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा B, ठीक है। R1 में क्या किया, K टाइम्स R3 को हमने प्लस कर दिया, ये है R1, ये है आपका R3। तो ये मिल गया A प्लस के जी, B प्लस के एच, C प्लस के आई, D E F G H I। तो वो कह रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू X है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, X के इक्वल होगा, ठीक है।
अगर आप ऐसे कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आएगी। अगर ए का एक्स है तो बी का भी एक्स होगा। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। इसके बाद एक नोट और देख लेते हैं हम, ये नोट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। वो कह रहा है कि अगर सारे एलिमेंट्स किसके, रो के या कॉलम के, कोई भी एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो, अगर वो ज़ीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा नोट है, इसको एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने एक फर्स्ट रो को हम ज़रूर ज़ीरो कर देते हैं, बाकी हम कुछ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसे में कोई भी एक रो या एक कॉलम ज़ीरो हो जाते हैं सारे एलिमेंट, ठीक है, इसको ए मान लेते हो, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आप इन जो 6 प्रॉपर्टीज़ और नोट मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।